हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर हम बैठते हैं तो उसमें हिस्ट्री के पोर्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम जानते हैं, या फिर उत्तर मुगल कालीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक नोट्स के थ्रू हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट होगा और इसमें आपको पुर्तगाल से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर रखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो सारी पॉइंट्स आपके पुर्तगाल से रिलेटेड सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी थॉट्स होंगे, वो नीचे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पुर्तगाली देखेंगे, उसके बाद जो भी क्रम रहा डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीस, उन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे पुर्तगाली। राइट, तो देखिए कंपनियों का आगमन करने का जो क्रम रहा वो इस तरह से है। आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम पुर्तगाली रहे, डच रहे, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए हुए थे और भारत से सबसे लास्ट में गए हुए भी पुर्तगाली हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम जो फैक्ट्री खोली थी वो कहाँ पर खोली थी? तो 1503 में कोलम, कोच्चिन में। ठीक है, कोलम पहले कहा जाता था, कोच्चिन अब जानते हैं हम लोग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पुर्तगाली के संदर्भ में, जैसे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया हुआ था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर के कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार किया था। दीव पर अधिकार किया था 1509 में। दीव पर अधिकार किया 1509 में। अब यहाँ पे बात पुर्तगाली की आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वास्को डी गामा, क्योंकि पुर्तगाली जो भारत में आए हुए थे वो वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की, भारत में जो मार्ग दिया, मतलब भारत में आने का मार्ग जो बताया वो वास्को डी गामा ही था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें जाननी है वो जान लेते हैं। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी था। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर महासा अंतरद्वीप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल मुनीक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और कालीकट बंदरगाह का जो जहां स्थान था वो कपकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा था। ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। जनरली हम जानते हैं कटक जो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, लेकिन उस कालीकट बंदरगाह के जो पार्टिकुलर जगह था वो कपकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा था। जब ये भारत आया था जिस दिन, उस दिन का डेट 17 मई 1498। 17 मई 1498 को ये भारत आया कालीकट बंदरगाह पर और 1499 में ये वापस लौट गया था। तो यहाँ तक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना वास्को डी गामा के संदर्भ में। और वास्को डी गामा नामक जो गोवा में शहर है वो सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा इसी के नाम पर पड़ा है। राइट, अब यहाँ पे इसके संदर्भ में एक और पॉइंट ये है कि इसका स्वागत किसने किया? जब ये भारत में पहुँचा कालीकट बंदरगाह पर कपकडाबू नामक स्थान पर, तो इसका स्वागत किया था जमोरिन नामक जो वहाँ के शासक था, उसने स्वागत किया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि भारत पहुँचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन हुआ? पहला वास्को डी गामा, दूसरा हुआ पुर्तगाली जिसका नाम था पेड्रो अल्वरेज केब्राल। केब्राल ये ध्यान रखिएगा, पेड्रो अल्वरेज केब्राल, बस केब्राल याद रखिए। 1500 में ये भारत आया। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली बन करके। और पहला जो 1499 में वापस लौट गया था वास्को डी गामा, वो वापस आया था 1502 में। वास्को डी गामा पुनः भारत आया था 1502 में। तो ये रहा वास्को डी गामा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आता है एक ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति के रूप में हम लोग जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किसने किया था? तो अल्मेडा ने ही स्टार्ट किया था, जिसको भारत में आने प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में हम जानते हैं। ये फ्रांसीसी हिंद महासागर, सॉरी ध्यान दिया, ये जो पॉलिसी था एक्चुअली क्या था? तो ये पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज यानी पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा के द्वारा शुरू किया गया था।
यानी हिंद महासागर में जो भी व्यापार हो उस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो, नियंत्रण हो, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसने स्टार्ट किया था? तो अल्मेडा ने स्टार्ट किया था, अल्मेडा ने। इसके बाद है कि भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया था किन्होंने? तो पुर्तगालियों ने ही किया था। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे इससे बाहर पुर्तगाल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती एग्जाम्स में, तो बस आप इतना जितना बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। अब आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। पुर्तगीज सेना में भारतीयों की भर्ती जो कि प्रारंभ किया था इसने ही, यानी पुर्तगाली जो भी सेना थी उसमें भारतीयों की भर्ती प्रारंभ किया किसने? अल्बुकर्क ने। इसके बाद पुर्तगीज को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का भी प्रोत्साहित किया इसने ही, ये भी याद रखिएगा। सती प्रथा पर रोक लगाई, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। गोवा को जीता था इसने, किससे जीता था? तो बीजापुर के आदिल शाह से, यानी यूसुफ आदिल शाह से। ध्यान रखिए, यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीना था यूसुफ आदिल शाह से। किसने? अल्बुकर्क ने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया था 1511 में। हरमुज यानी फ्रांस की खाड़ी में जो स्थित है हरमुज पर अधिकार किया था 1515 में। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गोवा, दमन और दीव पर उपनिवेशिक मुल्तक कब मतलब कि कब किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है, तो मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। गोवा को पुर्तगीज राज्य का औपचारिक राजधानी बनाया, यानी गोवा को 1510 में उन्होंने जीता था, लेकिन पुर्तगीज राज्य का औपचारिक राजधानी बनाया किसने? तो नीनो डी कुन्हा ने। सैंथोमी यानी जो मद्रास में सैंथोमी, हुगली बंगाल में, दीव में जो कि काठमांडू में दीव पड़ता था, पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना किसने की थी? तो नीनो डी कुन्हा ने किया था। भारत में पूर्वी समुद्र तट के और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार भी किसने किया? तो इन्होंने ही किया था। यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं। बसीन पर 1534 में और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया था। तो ये इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो हमने यहाँ पे कवर किया। अब इसके बाद आता है आगे के दो पॉइंट्स, जैसे कि सबसे पहले तो ये देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे पहले पढ़ लें कि अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात ये आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद पुर्तगालियों का पतन क्या हुआ, क्यों हुआ? पुर्तगालियों के पतन का जो कारण रहा, प्रमुख कारण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 3 पॉइंट्स है, तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता, व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता इनके पतन होने का कारण रहा। भारतीय स्त्रियों से विवाह करना और धर्मांतरण करना, यानी उनके धर्म को परिवर्तन करना, ये भी इनके पतन का एक कारण रहा। डचों का प्रवेश होना और सैन्य चुनौती हो जाना, जैसे कि इनके बाद डच आए थे, तो डचों का भारत में प्रवेश करने से इनकी जो कि सैन्य चुनौतियां बढ़ गई, जिस वजह से ये भी एक पतन का कारण बनता है। तो ये पूछा जा सकता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न हमेशा ये आता है कि कार्टेज व्यवस्था क्या होता था, कार्टेज व्यवस्था का संबंध किससे था? तो सबसे पहला पॉइंट कि कार्टेज व्यवस्था पुर्तगाली से संबंधित था। अब ये था क्या, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने अच्छे तरीके से इसमें लिख दिया कि कार्टेज व्यवस्था यह पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार पर नियंत्रण की एक व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या फिर अरबी जहाज, भारतीय जहाज या फिर कोई भी अरबी जहाज बिना अनुमति लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। अगर अरब सागर में किसी भी भारतीय जहाज, अरबी जहाज को जाना है तो कार्टेज व्यवस्था के अकॉर्डिंग पुर्तगालियों से सबसे पहले अनुमति लेना पड़ता था। और सबसे खास बात इसमें यह था कि इन जहाज़ों में काली मिर्च के साथ साथ गोला बारूद नहीं ले जा सकते थे, निषेध था, ले जाना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एकदम वीवीआई पॉइंट है। हमेशा पूछा था कार्टेज व्यवस्था को किसने शुरू किया था, तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था। अब यहाँ पे कि पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है, पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है? जैसे भारत के लिए पुर्तगालियों ने क्या क्या मेन पॉइंट है, जैसे कि भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया था, यानी भारत ने जापान से व्यापार करना शुरू किया पुर्तगालियों के देन से, तो ये श्रेय दिया था।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती का विकास पुर्तगाली को दिया जाता है। भारत में गोथिक जो स्थापत्य कला है इसकी स्थापना भी पुर्तगालियों ने ही किया था। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा। अब इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे पुर्तगालियों को सॉलिस या फिर इसको स्वाली कहते हैं के स्थान पर किसने हराया था? तो थॉमस बेल्ट नामक अंग्रेज ने हराया था दिसंबर 1612 में। ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 1961 में, 19 दिसंबर 1961, जिसे गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं 19 दिसंबर को। भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोच्चिन थी। ठीक है, कोच्चि। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज कब की गई? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। इससे पहले हम यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ये जो पॉइंट है, श्रीलंका और पुर्तगालियों के बीच पहला जो संपर्क हुआ, जैसे कि यहाँ पे इसकी खोज के संदर्भ में बात हो रहा है, श्रीलंका और पुर्तगालियों के बीच पहला जो संपर्क हुआ डॉन लॉरेको डी अल्मेडा, डॉन लॉरेको डी अल्मेडा ने 1505 में स्थापित किया था। ठीक है, 1505 में स्थापित किया था। उस वक्त श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे, तो उस वक्त सिलोन के नाम से ही जाना जाता था। अब यहाँ पे 3 पॉइंट और है जो कि युद्ध से संबंधित है, और आपको पता है कि अब एग्जाम्स में विश्व के प्रमुख युद्धों के बारे में भी चर्चा होती रहती है। तो सिन्हली और पुर्तगाली युद्ध कब हुआ? 1527 में, यानी कि श्रीलंका पर पुर्तगालियों की 3 प्रमुख विजय हुई थी। पुर्तगाली विजयी थे, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला आपका सिन्हली एवं पुर्तगाली युद्ध था 1527 में। कोटे का विलय किया गया और कैंडी के साथ युद्ध हुआ 1597 में। जफना का विजय इन्होंने किया था 1619 ईस्वी में। तो ये 3 युद्ध याद रखिए। गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था कब से कब तक? तो यानी कि 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था, और 1961 तक इसको रखा गया, उपनिवेश था ये पुर्तगालियों का। 1961 में आज़ाद कराया गया, मुक्त कराया गया। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी, कब की थी? तो 1605 में स्टार्ट की थी, 1605 में स्टार्ट की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाली से जुड़ी हुई जो भी पॉइंट्स थी हमने सब कुछ इस नोट्स में लिख रखा है। इसी तरह के और भी नोट्स आएंगे, तो आप लोग इस सीरीज़ के साथ अगर बने रहना चाहते हैं तो वीडियो के साथ आप रेगुलर बने रहिए। जो भी अपडेट्स आते हैं आप उनको फॉलो करते रहिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। पीडीएफ की बात करें, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स तो मैंने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाकी के जो भी नोट्स होंगे वो हम एप्लीकेशन पे ही करेंगे, जो भी हमारा कोर्स है उस कोर्स में डालेंगे। क्योंकि सब कुछ फ्री में देना यार गलत बात होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो हम नहीं चाहते कि जो हम यहाँ पे मेहनत करें उसका आप कदर ना करो। आई नो कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरों की मेहनत को बस हवाई बातें समझते हैं कि जो लोग नोट्स मिल गया रख देते हैं, काम खत्म। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत किया आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करो, आप भी मेहनत करके इसको पढ़ो, समझो इस बात को कि इस नोट्स को बनाने में टाइम लगता है, अलग अलग सोर्सेज से हम इकट्ठा करके आपके सामने रखते हैं, तो इसका कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि जो लोग सीरियस हैं वो हमारे एप्लीकेशंस पे आइए, आपको वहाँ पे सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर अपना खुद का नोट्स बना करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन पे जाना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्स में अपडेट होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।